हम लोग विश्व के प्रमुख जल निकायों को देख रहे हैं और प्रमुख जल निकायों के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं, उनका महत्व क्या है। तो विश्व भूगोल के मानचित्रण वाले टॉपिक के अंतर्गत क्षेत्रीय भूगोल में जो जल निकाय हैं, चाहे वो कोई सागर हो, चाहे वो कोई गल्फ हो, उन सब को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में मैं आपको लेने वाला हूँ फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। ये हमारे भारत का विस्तारित पड़ोस है ना। इससे जितने भी देश सीमा साझा करते हैं, ये भारत का विस्तारित पड़ोस है और इनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी अर्थव्यवस्था में। अच्छा, यहाँ पर एक कंट्री जो है जो कि खाड़ी सहयोग संगठन से जुड़ी हुई हैं और कुछ कंट्री ऐसी हैं जो ओपेक से जुड़ी हुई हैं। तो आईआर वाले टॉपिक में मैं आपको जीसीसी और ओपेक अलग से पढ़ाऊंगा। जीसीसी अलग टॉपिक रखेंगे, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को, और अलग से हम लोग ओपेक पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन जो मैपिंग वाले सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते होंगे इस क्षेत्र से, वो मैं आपके यहाँ पे करवा देता हूँ। सबसे पहले पर्शियन गल्फ के बारे में यदि हम बात करें तो ये अरब सागर का ही विस्तार है। ठीक है, अरब सागर का ही विस्तार है, अरब सागर की एक ब्रांच है। अरब सागर आप सभी जानते हैं भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। गुजरात का तट है, हमारा जो मुंबई का तट है, कर्नाटका का तट है, गोवा का तट है, और जो मालाबार तट है, केरल का तट है, सब अरब सागर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक भारत दर्शन का वीडियो भी आप लोगों का शूट किया था, मालाबार तट से मैंने आपको पढ़ाया था। तो अरब सागर का ही विस्तार है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, अरब सागर की एक ब्रांच के तौर पे है। तो अरब सागर की एक भुजा बोलते हैं इसको। ठीक है, अरब सागर की एक भुजा है। एक बार इसको मानचित्रण पे और अच्छे से देख लेते हैं और इसके साथ कौन कौन सी कंट्री सीमा साझा करती हैं ये भी आपको याद करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये आप देखिए, ये आपका पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है। इसके साथ बहुत सारे देश सीमा साझा कर रहे हैं। एक बार जो है पहले ये देश देख लेते हैं कि सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं पर्शियन गल्फ के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पर्शियन गल्फ के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ये लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहला देश है इराक। यहाँ पर देखिए, इराक है, ये सीमा साझा कर रहा है। इराक की सीमा यहाँ पे साझा हो रही पर्शियन गल्फ के साथ। ये तेल वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ पर बहुत तेल है, अभी इस पे बात करेंगे। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे खूब तेल है, खूब प्राकृतिक गैस है, लेकिन ये अशांत रहता है क्षेत्र, आपस में यहाँ पे अस्थिरता का वातावरण भी देखने को मिलता है। इराक है, यहाँ पे देखिए ईरान है, एक कंट्री ईरान है, नंबर 1 इराक, नंबर 2 ईरान। ईरान का काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है आपका पर्शियन गल्फ के साथ सीमा साझा करता है। तो इराक है, ईरान है आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ओमान है, तीसरा देश आपका ओमान है। चौथा देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, चौथा देश है आपका। यहाँ पे बहरीन पांचवा देश है जो सीमा साझा करता है, एक छोटा सा देश है। यहीं पे कतर है, कतर आपका छठवां देश है। और यहीं पे सातवां देश है आपका कुवैत, और यहीं पे आठवां देश है सऊदी अरेबिया। तो ये 8 देशों के साथ सीमा साझा करती है पर्शियन गल्फ। ये 8 देशों को आप लोगों को अपने मानचित्र में देख लीजिए, आपके पास मानचित्र होगा, एशिया का मानचित्र खोल लेंगे तो खाड़ी वाला क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, इराक है, नीचे कुवैत है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, ये यूएई है आपका, संयुक्त अरब अमीरात, नीचे ओमान है। ओमान सीमा साझा करता है? नहीं करता है, नहीं, ओमान सीमा साझा नहीं करता है इसके साथ ना, करता है, थोड़ा सा हिस्सा है ओमान का। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा है, ओमान है आपका, थोड़ा सा हिस्सा है। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ओमान की खाड़ी भी है। नीचे आप देखेंगे ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। इसको मैं ऊपर वाले मानचित्र में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये ओमान का देखिए थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पे साझा कर रहा है इसके साथ, ओमान भी है। ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर ओमान भी इसके साथ लगा हुआ है ना, ओमान, और यहाँ पे यूएई है। तो ये एक पतला सा हिस्सा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, और ये गल्फ ऑफ पर्शियन है। अच्छा, गल्फ ऑफ ओमान भी आपका अरब सागर का हिस्सा है, ये अलग नहीं। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, एक बे है, एक गल्फ है। दोनों को ही हिंदी में खाड़ी बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी को हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो जब बड़ी जलराशि होती है, देखो पहली बात, खाड़ी का कॉन्सेप्ट ये है जो 3 तरफ से स्थल से घिरी हुई हो।
जो तीन तरफ से जिसको स्थल ने घेर रखा हो उसे खाड़ी कहते हैं। तो आप ये देखिए, इसको तीन तरफ से स्थल ने घेर रखा है ना, पहले तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, इधर से ये खुली हुई है आपकी। तो तीन तरफ से जिसको स्थल ने घेर रखा हो उसे खाड़ी कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ से जिसको स्थल ने घेर रखा हो वो झील है आपकी, ठीक है। जब जल ने चारों तरफ से घेर रखा हो तो वो द्वीप है आपका, ठीक है। तीन तरफ से घेर रखा हो तो प्रायद्वीप है। तो ये अलग अलग है। तीन तरफ से जब स्थल जल को घेरता है तो उसको खाड़ी कहते हैं। जब बड़ी जल राशि होती है तो उसको बे कहा जाता है। छोटी जल राशि को हम गल्फ कहते हैं। छोटी जल राशि को क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, ठीक है। छोटी जल राशि को क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है और ये आपका पर्शियन गल्फ है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है होर्मुज जल संधि। यहाँ पे एक जल संधि है, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि जो है आपका, होर्मुज स्ट्रेट जो है पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है। होर्मुज जल संधि पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देश एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर आपका इराक है, फिर आपका कुवैत है, फिर आपका सऊदी अरब है, फिर बहरीन है, फिर कतर है, फिर यूएई है, फिर ओमान है और फिर इधर इराक है ऊपर, ठीक है। तो ईरान है, माफ करिएगा, ऊपर आपका ईरान है। तो ये आपके कंट्री हैं, ये रट जाना। ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, होर्मुज जल संधि है, होर्मुज जल संधि। तो होर्मुज जल संधि आपका पर्शियन गल्फ को ओमान की गल्फ के साथ जोड़ने का काम करती है। ये आपको रटा होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब ये पूरा क्षेत्र जो भी है, जितने भी देश हैं, चाहे आप इराक की बात करें, ईरान की बात करें, कुवैत की बात करें, बहुत यहाँ पे समृद्धि बहुत है, आर्थिक समृद्धि बहुत है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर कच्चा तेल बहुत है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। जहाँ पे तेल होगा वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी होगी, प्राकृतिक गैस बहुल्य क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पे आर्थिक समृद्धि बहुत है, ठीक है। लेकिन आर्थिक समृद्धि होने के साथ साथ ये क्षेत्र अशांत भी है। जैसे इराक के क्षेत्र में आपको पता है, सद्दाम हुसैन के बाद जो है क्षेत्र काफी जो है आपका अशांत हो गया। आज अमेरिका का जो है यहाँ पे प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन इस कारण से सऊदी अरब समृद्ध देश है, कुवैत बहुत समृद्ध है आपका, कतर बहुत समृद्ध है ना, बहरीन भी समृद्ध है, यूएई, आप संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखिए। भारत के साथ अच्छे संबंध हैं इस पूरे क्षेत्र के, इस पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये आपका जो है, इसमें से कुछ क्षेत्र आपके खाड़ी सहयोग परिषद के हिस्सा हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से जब जीसीसी पढ़ाऊंगा। और दूसरा आपका कुछ ओपेक के सदस्य हैं, ठीक है। ओपेक के सदस्य आपके ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब आपके ओपेक के सदस्य हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक बनाया गया जिसको हम ओपेक कहते हैं। और एक खाड़ी सहयोग परिषद है जिसमें 6 सदस्य हैं, यूएई, बहरीन, संयुक्त सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका ये चर्चा में रहता है। एक तो सबसे पहली बात, चाबाहार बंदरगाह की जो बात हम कर रहे हैं, हमें चाबाहार बंदरगाह जो है भारत जो है ईरान को जोड़ करके इस क्षेत्र में अपनी जो है ट्रेड से लेकर के जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी ये क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें पेट्रोल और जो पेट्रोलियम गैस है, जो ऊर्जा संसाधन है, वो पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये भी डेवलपिंग कंट्री के तौर पे है, ये भी अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पे है। इसको डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं। हाँ, ये पूरा क्षेत्र मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आता है। खाड़ी गल्फ कंट्री भी है लेकिन मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आता है। मिडिल ईस्ट में आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगा। अगला सेशन जो आपका रहेगा उसमें मैं एक बार मध्य पूर्व का कॉन्सेप्ट क्या है। मिडिल ईस्ट के अंतर्गत अफ्रीका के भी कुछ देश आते हैं, यूरोप के देश भी आते हैं और एशिया के देश भी आते हैं। इन सबको मिलाकर के एक मिडिल ईस्ट 25 कंट्री है टोटल आपके मिडिल ईस्ट में। वैसे तो 18 कंट्री है लेकिन मिडिल ईस्ट का यदि विस्तारित रूप देखें तो 25 कंट्रीज हैं। उन सभी कंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं इजराइल के बारे में बताऊंगा क्योंकि इजराइल वाला क्षेत्र काफी चर्चा में रहा है, तो इजराइल को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ आज जो ये वाला सेशन है इसमें अल्टीमेट केवल ये मैं चाह रहा हूं कि आपको पर्शियन गल्फ से लगे हुए देश याद हो जाएं। पर्शियन गल्फ का सामरिक महत्व क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका ऊर्जा बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर कच्चे तेल हैं, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हैं। ओपेक के सदस्य देश हैं, जीसीसी के सदस्य देश है इसमें। और इसमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन,
कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान। ओमान भी इसका हिस्सा है। अच्छा, इसमें एक देश और है, ये है आपका, ये क्षेत्र और चर्चा में रहता है, यहाँ पे पायरेसी बहुत होती है। यमन वाला क्षेत्र में देखते हैं ना, अभी बहुत चर्चा में है यमन, और आपका इधर नीचे सोमालिया है, ये पूरा हॉर्न ऑफ, तो ये वाला एरिया काफी चर्चा में रहता है। यहाँ पे समुद्री डकैती, समुद्री पायरेसी वगैरह के मुद्दे काफी सारे आते हैं आपके। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज पे एक दिन हम चर्चा करेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर है, और ये अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से जो है आपकी जो है इनको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर हम आगे आने वाले सेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लो, एक सेशन में प्रॉपर विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पे ही ले लूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कल मैंने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ही यही है, जो अमीर अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि अर्थव्यवस्था जिनकी विकसित अर्थव्यवस्था में, उनको ग्लोबल नॉर्थ में रखा गया है, और ग्लोबल साउथ में वो अर्थव्यवस्थाएं जो कभी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद द्वारा शोषित नहीं है, जो गरीब अर्थव्यवस्थाएं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जो अभी डेवलपिंग पेज पे हैं, उनको ग्लोबल साउथ में रखा गया है, ठीक है। हाँ, ग्लोबल साउथ में आपकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नहीं रखा गया है, जापान और दक्षिण कोरिया को भी ग्लोबल साउथ में नहीं रखा जाता है, वो भी ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो ये आपका पर्शियन गल्फ तो क्लियर हो गया ना सबका। देखो, चाइना के बारे में मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा रुक जाओ, हर सेशन को मैं क्योंकि विस्तार से चीजें बताऊंगा। चाइना अभी आपका एक ट्रांजिशन फेज पे है ना। चाइना वैसे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत बड़ा हो चुका है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और चाइना अब जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर, और यहां तक कि डेवलप्ड के रूप को पकड़ रही है, वो अर्थव्यवस्था भी उस रूप में पहुंच चुकी है आपकी। तो चाइना की अर्थव्यवस्था को हम अलग से पूरा का पूरा एक सेशन ही ले लेंगे, जिसमें चाइना की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अभी चाइना देखा जाए तो पूरी तरीके से वहां के जो नागरिक है ना, वो पूरी तरीके से सबकी स्थिति अच्छी नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है ना, भारत जितनी जनसंख्या है वहां की। तो अभी चाइना ठीक है, लेकिन वहां पर भी धन का केंद्रीकरण है, धन का केंद्रीकरण है। चाइना अपने डेटा में कुछ भी दिखा दे, चाइना डेटा वाइज ये भी बता सकता भाई, क्योंकि वहां पे तो इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार तक नहीं है ना। तो वहां पे एक अलग तरीके का सिस्टम है, और चाइना की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ में कंपेयर करके आपको पढ़ाऊंगा, तब तक का इंतजार करिए, ठीक है। चाइना अभी अपने आप को डेवलप्ड घोषित करेगा भी नहीं, चाइना अपने आप को डेवलपिंग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसको जो है बहुत बड़े स्तर पे कार्बन उत्सर्जन और इन सब चीजों को लेकर पर्यावरण मानकों के अंतर्गत नहीं आना है, क्योंकि एनेक्सर 1 कंट्री और एनेक्सर 2 कंट्री, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके बाद पेरिस का आपका समझौता हुआ है, या फिर जो अभी क्लाइमेट एक्शन फंड बनाए गए हैं, उन सब को लेकर के चाइना अपने आप को बचाकर रखेगा। वो अभी अपने आप को बहुत चतुराई के साथ चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे अलग से, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, पर्शियन गल्फ सबको क्लियर हो गया। पर्शियन गल्फ क्या है, और पर्शियन गल्फ में होर्मुज जल संधि याद कर लीजिएगा, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, ये दोनों अरब सागर का ही विस्तार है, ठीक है। तेल बहुल क्षेत्र है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे, और होर्मुज जल संधि के उत्तर पे यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, है ना, और यहाँ पे कई सारे प्रायद्वीप हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेकर के बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। धीरे धीरे देखो मैप में मैं आपकी एक अच्छी पकड़ स्टैब्लिश कर दूंगा। तो ये आपका फारस की खाड़ी वाला टॉपिक है, ठीक।